हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज मॉक टेस्ट 13 देखेंगे। तो हमने मॉक टेस्ट 12 में जो है कुल 50 प्रश्न देख लिए थे, तो आज मॉक टेस्ट 13 में जो है उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को देख रहे हैं, और ये टीएसटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ताइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो 51 प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा अर्था अलंकार है। तो अर्था अलंकार बताना, अलंकार क्या होता है कि क्या होता है मतलब अलंकार मतलब क्या होगा कि जब काव्य की शोभा या सुंदरता या सौंदर्य के चमत्कार की उत्पत्ति होती है तो उसी को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाए अलंकार कितने होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और होते हैं उभयालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं वो अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि होते हैं। अर्थालंकार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अर्थालंकार है। तो देखिए जो श्लेष अलंकार वो तो है अनुप्रास अलंकार मतलब कि शब्दालंकार का प्रकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार भी जो है शब्दालंकार का होता है। यमक भी जो है शब्दालंकार का होता है, किंतु जो रूपक अलंकार है ये अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 51 का प्रश्न पूछा जाए कौन सा सही उत्तर होगा, तो डी वाला बिल्कुल सही है कि अर्थालंकार में रूपक अलंकार आता है। तो अर्थालंकार क्या होता है, जब अर्थ के सौंदर्य की उत्पत्ति या अर्थ की परिपूर्णता देने वाले तत्वों को, उन सभी तत्वों को हम अर्थालंकार कहेंगे। तो रूपक जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। बाकी बताया कि श्लेष जो है यमक है, वक्रोक्ति जो है वो भी शब्दालंकार है। जो शब्द के सौंदर्य की वृद्धि करता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, जो अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि करता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो 51 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य के ग्रंथ का उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो वल्लभाचार्य जी का जो रचित ग्रंथ है 52 का कौन सा उत्तर सही है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, तो वल्लभाचार्य के जो रचित ग्रंथ है वो क्या है, अड़ुभाष्य। कौन से, तो अड़ुभाष्य जी। अगर पूछा जाए वल्लभाचार्य जी किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, तो वे जो है पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। और उनको जो है वल्लभाचार्य के अंतर्गत जो है कि उनके पूर्व मीमांसा, भाष्य, अड़ुभाष्य, श्रीमद् भागवत का जो सूक्ष्म टीका है, तत्वदीप, निबंध, ये सब चीज़ जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित है। वल्लभाचार्य जी जो है अड़ुभाष्य को कृति को पूरा नहीं कर पाए, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने उसको पूरा करता है। तो जो अड़ुभाष्य नाम का जो एक ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी द्वारा ये पूरा नहीं हुआ था, तो इनके पुत्र जो है कौन है, तो विट्ठलनाथ जी हैं। कौन इनके पुत्र, तो वह है विट्ठलनाथ जी जो है इनके पुत्र हैं। तो इन्होंने इस ग्रंथ को पूरा करते हैं, यानी उसको पूरा करने में किसका योगदान है, तो विट्ठलनाथ जो कि इनके पुत्र रहते हैं। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य जी के कौन से जो है दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, तो पुष्टि मार्ग का नाम जो है एक संग्रह है, तो उसका जो है वह प्रतिपादन करते हैं। आगे देखते हैं। 53 प्रश्न है कि केशव कही न जा का कही, यह पंक्ति जो है किस कवि की है। तो केशव के बारे में पूछें, केशव कवि न जा का कही, ये जो उक्ति है ये कहने वाले कौन से कवि, केशवदास है, कबीर है, तुलसीदास, तो नरहरिदास। तो केशव तो अपने बारे में खुद नहीं कहेंगे, केशव न जा का कही, तो केशवदास नहीं हो सकता, कबीरदास जी भी नहीं कह सकते। तो चाहे सी उत्तर होगा या फिर डी होगा। तो 53 का जो सही उत्तर देखेंगे तो सी वाला बिल्कुल सही है, यानी तुलसीदास जी ने कहा कि केशव कहीं न जाए क्या कहिए। तो ये जो उक्ति है यह कहने वाले कौन है, तो तुलसीदास जी, यानी भक्ति काल के रमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह प्रमुख पंक्ति है। आगे देखते हैं। 54 प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सी रचना की रचनाकार सही नहीं है। तो कौन सी रचना के रचनाकार सही नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो हम उत्तर देखेंगे सीधे, तो सी वाला जो है वह रचना के रचनाकार सही नहीं, यानी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है। सीढ़ियों में धूप रचनाकार कौन है, तो शमशेर जी नहीं है। तो रघुवीर सहाय जी कौन है, तो रघुवीर सहाय जी कौन है इसके लिखने वाले, तो रघुवीर सहाय जी इस रचना को करने वाले, रघुवीर सहाय ने सीढ़ियों पर धूप में जो है रचना की। बाकी फूल नहीं रंग बोधे केदारनाथ जी का सही है। उस जनपद का कवि त्रिलोचीनाथ शास्त्री जी का, संसद सड़क सुदामा पांडे धूमिल जी का। तो सीढ़ियों पे धूप रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय। इनकी और कुछ रचनाएं जैसे आम हत्यारे के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। किसका है, तो रघुवीर सहाय जी का। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 55 प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी जो रचना उसके रचनाकार युग में सही नहीं। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि कौन से रचना के रचनाकार सही नहीं है। तो 55 का क्या उत्तर सही होगा, तो 55 का जो सही उत्तर है 55 का, तो वह है डी वाला बिल्कुल सही होगा। यानी कि देखिए कविता कौमुदी किसका है, राम नरेश त्रिपाठी जी का सही है। हिम किरटनी पे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये भी बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी किसका, श्याम नारायण पांडे जी का। किंतु जो रसवंती वह सिया राम शरण गुप्त जी का नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछा, तो इसलिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। तो जो रसवंती ये सिया राम शरण गुप्त जी का नहीं
नहीं है। तो किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है रसवंती नाम का जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रसवंती की रचना की है, इनकी जैसे सियाराम शरण गुप्त की कुछ जैसे रचनाएं जैसे मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्वादल है और विषाद है और मृणमयी, बापू, दैन की, जो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं, किंतु रसवंती इनका नहीं है। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका रामधारी सिंह दिनकर जी का से जैसे कि रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी जो है इनकी कुछ मुख्य रचनाएं। आगे देखते हैं 56 पूछा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आ उपसर्ग नहीं लगा है पूछ रहा है, आजन में, आकर्षक में, आगमन में या फिर आदरणीय में। तो 56 का जो सही उत्तर है वो डी वाले में आ उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए आजन में आ लगा है, आगमन में भी आ लगा है, आकर्षक में भी आ लगा है, तो सब में आ लगा है, किंतु आदरणीय में जो है कोई आ उपसर्ग नहीं लगा है। आदरणीय कोई मूल शब्द नहीं होता है, तो इसमें जो है आदरणीय से ही जो बनकर के एक मूल शब्द बना है। तो आदर से अगर पूछा जाए प्रत्यय क्या लगा तो अनीय प्रत्यय लगा, किंतु इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसलिए नहीं भी पूछा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 हो गया। 57 प्रश्न पूछा है कि जगन्नाथ में बताइए कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? 57। तो देखिए वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा। क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ होगा। और अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो जगत प्लस नाथ कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यानी कि तो का दो में परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये व्यंजन संधि होगा, ना कोई यड़ होगा, ना वृद्धि होगा, ना स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर डी वाला होगा। आगे देखते हैं 58 पूछा है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र संबंधित संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? ये है कौन? सही उत्तर की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन ए है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 58 का सही उत्तर क्या होगा? ए वाला, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके जो लिखे हुए कुछ मौलिक अनुदित गद्य पद की कुछ रचनाएं, जो बताया जाता है कि कुछ इनके जो गद्य पद की कुल जो रचनाएं वो 80 संख्याओं में बांटा गया, 80। जैसे इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे विचार विमर्श है, रसज्ञ रंजन है, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता है, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, और कुछ जैसे कि इनके अनुदित यानी अनुवाद किए गए जो ग्रंथ है वो कुमार संभव है, किराता जुर्नियम है, और जो है शिक्षा स्वाधीनता। तो कुछ इनकी जो है मौलिक और अनुदित ग्रंथ कुल मिलाकर कुछ 80 ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 59 प्रश्न है कि अथवा जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि, अन्वय, उपसर्ग या फिर अव्यय। तो 59 का सही उत्तर क्या है? तो डी है, यानी कि अथवा जो शब्द है वो अव्यय यानी कि अविकारी के अंतर्गत आता है। अव्यय अविकारी क्या होता है कि जो लिंग, वचन, पुरुष इन सब चीज़ों पर कोई भी प्रभाव जब नहीं पड़ता उसको हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। तो इसमें अथवा शब्द जो है वो किसी भी लिंग, वचन, कारक किसी तरह से प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए ये अथवा शब्द भी अव्यय यानी कि अविकारी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी के बारे में पूछा है किस कवि का संग्रह? तो साखी शबद रामायणी तो आप जानते हैं कि कबीरदास जी का है, ज्ञानाश्रय शाखा के उच्चतम कोटि के कबीरदास जी का यह संग्रह। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी ऑप्शंस में नहीं दिए हैं, तो आपको बताना है कि साखी का काव्य संग्रह इसमें से कौन है इन ऑप्शन में से। तो 60 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो डी है, यानी विजय देव नारायण शाही जी हैं जो साखी के काव्य संग्रह हैं, यानी विजय देव नारायण शाही जी ने साखी का काव्य संग्रह किया। इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे याद रखिएगा मछलीघर, इनकी कुछ मुख्य रचनाएं मछलीघर है, और इसके अलावा जो है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस शमशेर जी की काव्य अनुभूति पर जो है इन्होंने आलोचना की। तो इस तरह से 60 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। साखी का रचना किसने किया? तो विजय देव नारायण शाही जी ने। आगे देखते हैं 61 प्रश्न पूछ रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, बहुत सीधा उत्तर है इसका। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर है सी वाला, यानी अपनी प्रशंसा, अपना बखान जो है स्वयं करना, उसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पूछ रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत सरल उत्तर है इसका। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है हमेशा बताया जाता है, तो ये ऑप्शन डी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसका जब पत्रिका का संपादक कार्यभार कब संभालते हैं? तो 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का कार्यभार संभालते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने जो है द्विवेदी युग की शुरुआत भी की। आगे देखते हैं 63 प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत के बारे में पूछा है, किसने लिखा है? ये जो मतलब जो पुस्तक का नाम है कि हिंदी साहित्य का अतीत जो है यह किस साहित्यकार ने लिखा है? विश्वनाथ तिवारी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामकुमार वर्मा, राहुल सांग कृत्यायन जी ने। तो 63 का सही उत्तर क्या है? तो बी वाला, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, न कि तिवारी हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। तो 63 का सी वाला बिल्कुल सही है। 63 का सी वाला नहीं बल्कि बी वाला क्या है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं 64 पूछा है कि विभस रस का स्थायी भाव बताए। तो रस से भी कुछ प्रश्न है, तो आपको बताया गया कि रस अगर पूछा जाए कुल कितने हैं, तो रस कुल होते हैं 11। मुख्य रूप से कितने हैं? तो 9 होते हैं। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी बताई, तो 8 बताई। अगर बोला जाए कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस है शांत रस है। तो इस तरह से, और रस की जो मतलब रस का जो प्रतिपादन सबसे पहले करने वाले कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि जी ही ने रस की शुरुआत करते हैं। तो रस क्या होता है कि जिसको पढ़ने में जिसमें आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। तो यहाँ पूछा है प्रश्न कि विभस रस का स्थायी भाव बताना क्या
क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी कि जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, यानी शोक, करुण रस, और जो होता है विभत्स यानी कि विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अगर पूछा जाए कि विस्मय का क्या होगा, तो विस्मय का जो होता है आश्चर्य जिसको बोलते हैं, तो शोक का करुण हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा स्थायी भाव, और विस्मय का अद्भुत, यानी जो आश्चर्य से देखना, अद्भुत कोई बातें होना, तो उसको विस्मय स्थायी भाव कहते हैं। तो इस तरह से अगर शोक का विभत्स का पूछा जाए, जुगुप्सा यानी कि घृणा के लिए जो उत्पन्न होता है, तो उसको जुगुप्सा कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव सी वाला बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। पूछा निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछ रहा है। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछा किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो निराला जी को देखिए क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो वो किस पत्रिका के अंतर्गत नहीं आते? सुधा, समन्वय, हिंदू या मतवाला? तो 65 का सही उत्तर देखेंगे तो बी वाला नहीं आएगा, यानी कि निराला जी ने सुधा से संबंधित है, समन्वय से और मतवाला से, यानी सुधा पत्रिका भी इन्होंने देखा है, समन्वय और मतवाला, किंतु इंदु जो है ये निराला जी की पत्रिका नहीं है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? बी वाला होगा। जो सुधा है, सुधा, समन्वय, मतवाला, ये सब किसका है? निराला जी का है। अगर पूछा जाए कि इंदु जो पत्रिका है यह किसने, मतलब इसके जो संपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी, दो लोगों का नाम आता है, यानी सहयोगी रूप से दो लोग आते हैं। कौन कौन से? एक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, अंबिका प्रसाद गुप्त, और एक आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन? तो जयशंकर प्रसाद जी। दो लोग मिलकर के जो इंदु पत्रिका का जो है कार्यभार देखते हैं, यानी संपादक के रूप में जाने जाते हैं। किंतु सुधा, समन्वय, मतवाला पूछा जाए किसका है? तो निराला जी का है। तो इस तरह से 65 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछा कि उन्होंने कौन सी यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? ABCD में से। तो 66 का यानी 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो डी होगा, यानी सरयू पार की यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत विधा से लिया गया, और किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो भारतेंदु जी के बारे में देखा जाए तो अनेक नगरों और तीर्थ स्थल की जो है यात्रा की है, और उनके जो यात्रा वृत्तांत जो है समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का वो प्रकाशन करते रहते हैं। तो सरयू पार की यात्रा, या बोल सकते हैं लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, तो इस तरह से इनकी जो यात्रा वृत्तांत रचना है भारतेंदु जी ने की। आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि 67 की अंगद पैच की रचना किसने की है? अंगद पैच के बारे में पूछ रहा है। नाभादास, ईश्वरदास, धरणीदास या फिर मल्लुकदास? तो 67 का सही उत्तर देखा जाए तो क्या है? तो अंगद पैच की रचना कौन करने वाले हैं? तो ईश्वरदास जी है। यानी अंगद के बारे में पूछा है, तो अंगद जी का पैर कौन उठाते? तो ईश्वर के तरफ से, मतलब ईश्वर की तरफ बोध होता है। तो अंगद पैच की रचना करने वाले कौन है? तो साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं ईश्वरदास जी। तो सही उत्तर 67 का सी है। तो 67 का सही उत्तर सी है। अगर पूछा जाए कि सत्यवती कथा जो है, सत्यवती कथा जो कि भरत मिलाप और अंगद पैच ये सब लिखने वाले कौन है? तो ईश्वरदास जी। यानी कुछ इनकी रचनाएं, जैसे अंगद पैच तो है ही, और इसके अलावा एक सत्यवती कथा है जो कि महत्वपूर्ण एक काव्य कृति के अंतर्गत आता है। सत्यवती कथा एक भरत मिलाप है। तो इस तरह से ये भी रचना करने वाले कौन है? तो ईश्वरदास जी हैं। आगे देखते हैं। 68 का प्रश्न पूछा है कि शालिभद्र सूरी की रचना बताइए, इनमें से कौन सी है? ABCD में से शालिभद्र सूरी जी की रचना कौन सी है? तो 68 का सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली राज जी हैं, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना करते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली राज। शालिभद्र सूरी जो है अपने समय के प्रसिद्ध जो है जैन आचार्य और एक कवि के रूप में जाने जाते हैं शालिभद्र सूरी जी। तो रचना कौन सी करते हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली राज। तो एक जैन कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो शालिभद्र सूरी जी। और इस ग्रंथ में, यानी कि भरतेश्वर जो है बाहुबली राज, इस ग्रंथ में जो है उसमें जैसे बहुलता, यानी कि बाहुबली का जो है चित्रण करते हैं। और जो है कि नेमिनाथ राज का अगर पूछा जाए कि नेमिनाथ राज ने किसकी रचना की? तो सुमति गुड़ी की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? तो सुमति गुड़ी की रचना करते हैं। सुमति गुड़ी की रचना करने वाले कौन है? तो नेमिनाथ राज जी हैं। आगे देखते हैं। 68 का इस तरह सही उत्तर क्या होगा? शालिभद्र सूरी की रचना कौन करते हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली राज। आगे देखते हैं। 68 हो गया। 69 प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में बताइए कौन रेखा चित्र विधा के अंतर्गत नहीं आता? कठगुलाब, पुरानी स्मृतियां, क्षण बोले, कण मुस्काए, रेखाएं बोल उठी। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रेखा चित्र के अंतर्गत नहीं आएगा? तो पहला वाला नहीं आएगा, यानी जो कठगुलाब है वह जो है रेखा चित्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्षण बोले, कण मुस्काए, तो अगर पूछा जाए किसका है? तो क्षण बोले, कण मुस्काए यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रेखा चित्र विधा है। अगर क्षण बोले कण मुस्काए, अगर पुरानी स्मृतियां के बारे में पूछा जाए कि यह किसका है? तो पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। किसका है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। क्षण बोले कण मुस्काए किसका है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। अगर पूछा जाए कि ये कठगुलाब किसका है? तो कठगुलाब है किसका? तो ये मृदुला गर्ग जी का है। तो ये कठगुलाब जो है रेखा चित्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन 69 का कौन सा होगा? ए वाला बिल्कुल सही, यानी कठगुलाब जो है रेखा चित्र के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखते हैं। 70 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी शिलांकित कृति है, यानी शिला पर यानी पत्थरों पर लिखी गई रचना
है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर जो है कि 70 का जो सही उत्तर है, जो शिला पर लिखने वाली रचना है वो बी है, यानी कि राउल वेल है। कौन है? तो राउल वेल जो एक शिलाकित्र यानी पत्थर पर लिखी गई एक रचना है। विद्वानों ने इसका जो है रचना काल जो मानते हैं, कब मानते हैं? तो 10वीं शताब्दी को मानते हैं। कितने समय का मानते हैं? तो 10वीं शताब्दी के अंतर्गत मानते हैं। और जो राउल वेल है ये कैसी रचना है? तो ये गद्य पद मिश्रित एक चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। कौन सा, किस तरह का है? तो चंपू काव्य इसको भी बोल सकते हैं, चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? जो गद्य और पद में दोनों मिलाकर के लिखे जाते हैं तो उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो इस तरह से राउल वेल एक चंपू काव्य प्राचीनतम कृति के अंतर्गत माना जाता है। और इसकी रचयिता करने वाले कौन है? राउल वेल के। तो रोड़ा कवि नाम के कवि रहते हैं, रोड़ा कवि, तो इसकी रचना करने वाले होते हैं रोड़ा कवि, जो कि पाहुड़ मतलब राउल वेल लिखने वाले कौन है? तो रोड़ा कवि। अगर पाहुड़ दोहा के बारे में पूछा जाए, पाहुड़ दोहा किसने लिखा था? राम सिंह की यह रचना कृति होती है। अगर प्राकृतिक पैंगलम की पूछा जाए कि प्राकृतिक पैंगलम की रचना करने वाले कौन है? तो ये है वंशीधर जी हैं, वंशीधर जी जिन्होंने जो कि टीका प्राकृतिक पैंगलम का लिखा है। आगे देखते हैं वर्ण रत्नाकर किसका है? तो वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है, जो कि मैथिल कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन लिखता है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी। आगे देखते हैं 71 प्रश्न पूछ रहा है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास या फिर नाटक है? तो 71 का सही उत्तर क्या है? तो आत्मकथा है। अर्धकथानक क्या है, कौन सी विधा है? तो आत्मकथा से लिया गया है। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। और यह लिखने वाले कौन है? इसके लेखक यानी कवि कौन है? तो बनारसी दास जैन जी। कौन है इसको लिखने वाले? तो बनारसी दास जैन जी हैं, जो इस अर्धकथानक आत्मकथा को लिखते हैं। तो 71 का सी उत्तर सही होगा। अगर कहा जाए कि इनके संबंध में जो है जो कि आधुनिक आर्य भाषा साहित्य, इसमें कोई भी आत्मकथा इसमें जो कि नहीं है, तो इसका सही उत्तर सी वाला मान के चलिए कि अर्धकथानक कौन कैसी विधा है? तो आत्मकथा बनारसी दास जो है जैन जी लिखते हैं। आगे देखते हैं 71 हो गया। 72 प्रश्न पूछता है कि लक्ष्मीपुरा बताइए किस विधा की रचना है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो सी वाला होगा कि यानी जो लक्ष्मीपुरा वो रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट से संबंधित लिखा गया, मतलब विधा के अंतर्गत आएगा। तो लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज जो होता है एक फ्रांसीसी शब्द होता है। रिपोर्टाज पूछा जाए कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी एक शब्द है, फ्रांसीसी से लिया गया एक शब्द है। तो फ्रांसीसी शब्द का रिपोर्टाज है। यह जो गद्य रचना यानी इसको रिपोर्टाज कहते हैं। इसमें जो है रिपोर्टाज का मतलब जिसमें किसी आंखों देखी घटना का जो वर्णन होता है उसी को रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट कहा जाता है। तो लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज विधा है। और इसको लिखने वाले कौन है? रिपोर्टाज को लिखने वाले शिवदान सिंह चौहान जी ने यह रिपोर्टाज लिखते हैं। कौन लिखता है? इस लक्ष्मीपुरा को लिखता है तो शिवदान सिंह चौहान जी इसको लिखते हैं। तो 72 का सही उत्तर सी वाला होगा। आगे देखते हैं, शिवदान सिंह चौहान हो गया। 73 पूछ रहा है कि अल्मोड़े का बंजारा किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बंजारा किस विधा के अंतर्गत लिखा है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर बी वाला होगा, यानी कि यह भी क्या है? 73 यानी कि रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट है। अल्मोड़े का बंजारा जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी लिखते हैं और यह भी एक रिपोर्टाज विधा से लिया गया है। और इसके कुछ अन्य रिपोर्टाज है, जैसे स्वराज भवन है, बंगाल का अकाल है, तो इस तरह से इनके कुछ रिपोर्टाज है। तो अल्मोड़े का बाजार लिखने वाले कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त जी इस अल्मोड़े का बाजार विधा को लिखते हैं। और किसके अंतर्गत आता है? रिपोर्टाज, यानी यह भी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। तो 73 का बी वाला उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं, 74 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी रचना जो रचनाकार युग्म सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा पूछा है? तो 74 का जो सही नहीं है वो डी वाला बिल्कुल सही है, यानी सही नहीं है। यानी काव्य निर्णय किसका है? तो भिखारी दास जी का बिल्कुल सही। रस पूछा जाए तो कौन है? कुलपति मिश्र जी। रस विलास किसका है? तो चिंतामणि जी का है। किंतु भाव विलास जो है वो केशव दास जी का नहीं है। भाव विलास जो किसका नहीं है? तो केशव दास जी का नहीं। अगर पूछा जाए कि काव्य निर्णय भिखारी दास, रस कुलपति, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास अगर पूछा जाए तो किसका है? तो भाव विलास देव जी का, जो कि इटावा के रहने वाले हैं, इटावा के निवासी हैं। तो भाव विलास को लिखने वाले कौन है? तो देव जी हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है यह रचनाकार युग्म सही नहीं है। आगे देखते 75 और ये अंतिम प्रश्न होगा। पूछा है कि साकेत जो है महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग यानी सबसे मार्मिक यानी दुखों वाला कौन सा सर्ग है? षष्ठम है, अष्टम है, सप्तम है या फिर नवम है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो डी वाला बिल्कुल सही, यानी कि जो नौवां सर्ग है साकेत का वो सबसे सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना गया है। साकेत किसका है? तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का है। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत का अगर पूछा जाए कि साकेत का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है? तो साकेत का मतलब होता है अयोध्या। साकेत का क्या अर्थ होता है? तो अयोध्या होता है। तो लिखने वाले कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। और जो है साकेत में कौन सा सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? तो नौवां जो है सबसे सर्वाधिक मार्मिक यानी दुखों वाला सर्ग माना गया है। तो 75 का डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसमें जो है कि साकेत में जो है किसकी बात की गई? तो एक उर्मिला जो रहती है यानी लक्ष्मण जी की पत्नी का जो है इसमें विरह का वर्णन किया गया है। तो इसमें उर्मिला जी के जो है नायिका का जो है इसमें विरह वर्णन करते हैं और यह एक मौलिक जो है रचना के अंतर्गत माना जाता है। साकेत महाकाव्य सर्वाधिक सबसे नौवां मार्मिक सर्ग के अंतर्गत आएगा। तो 75 आज ही हमने जो है 75 प्रश्न जो है इसमें कंप्लीट कर लिया। आगे का जो प्रश्न होगा उसको हम अगले यानी मॉक टेस्ट में जो वीडियो लाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।